Hi everybody. Actions are powerful because they are thoughts that have caused us to act. Action is important. So today is 17th of October 2022. We are going to talk about all these important topics. See, this is prelims 2023 कोर्स और आज हम इंडियन पॉलिटी में फंडामेंटल राइट्स चैप्टर स्टार्ट करेंगे. फंडामेंटल राइट्स. Then this is Telegram quiz. Every day in morning we are having 5 such multiple choice questions. Join. This is quiz number 163 history. This is a correction. Prime Minister of England during Quit India movement. Quit India movement का मतलब है this is 1942. तो 1942 वर्ल्ड वॉर क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड थे मिस्टर चर्चिल. एटली बाद में आएंगे जब इंडिया का इंडिपेंडेंस होगा. Netaji Subhash Chandra Bose ji was born in the city of Cuttack. The first commander of Azad Hind Fauj was Mohan Singh ji. Who among the following called Subhash Chandra Bose ji as Desh Nayak? The answer is Rabindranath Tagore. Which Indian revolutionary helped Subhash Chandra Bose ji in establishment of Azad Hind Fauj? The answer is Ras Bihari Bose. आप जापान चले गए थे. Who among the following has pleaded on the side of the Indian National Army officers in the Red Fort trial? The answer is Tej Bahadur Sapru ji. So ये answers हैं yesterday's questions के. आज के सवाल हैं. Through how many Indian states does the Tropic of Cancer pass? Tropic of Cancer. When it is noon at Indian Standard Time meridian, मतलब 12 बज रहे हैं, what would be the local time at 120 degree east longitude? तो this is longitude ऐसे होते हैं और latitude ऐसे लेटे हुए होते हैं. तो हर longitude में अगर हम towards east जा रहे हैं तो टाइम को गेन करेंगे, अगर हम towards west जा रहे हैं तो टाइम को लूज करेंगे. Which one of the following Indian states does not share border with Bhutan? Kuttanad of Kerala is famous for what? The Indian subcontinent was originally part of a huge mass called what? किसका इंडियन सबकॉन्टिनेंट एक पार्ट था? बिकॉज इंडियन सबकॉन्टिनेंट वंस अपॉन अ टाइम सदर्न हेमिस्फेयर में था और फिर इसने नॉर्थवर्ड जर्नी अपनी ऐसी स्टार्ट किया. देन दिस माउंटेन बनेगा दिस हिमालयाज. ओके, सो ये सवाल है आज के लिए. आज की वोकैबुलरी है रिपेरियन का मतलब होता है तटीय. Relating to or situated on the banks of a river, riparian. Enunciated का मतलब होता है प्रतिपादित. Say or pronounce clearly. Aplomb का मतलब होता है अभिमान, self confidence और assurance. Demanding situation में भी. Poise है, self assurance है. Persecute मतलब होता है सताया, oppressive, abuse, victimize. एंडाउ का मीन्स होता है प्रदान करना, प्रोवाइड विद अ क्वालिटी, एबिलिटी और एसेट. सो ये सवाल है आज के लिए. इफ यू कम अक्रॉस एनी अदर इंपॉर्टेंट वर्ड, राइट डाउन दैट वर्ड अलॉन्ग विद इट्स मीनिंग इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो. देन दिस इज सीसेट. सीसेट का ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है और ये 3 सवाल है 1, 2 and 3. ट्राई टू आंसर दीज 3 क्वेश्चंस. देन सोशल मीडिया अपडेट है. आज का जो क्वेश्चन एंड आंसर है वो मैं अलग से सेपरेटली टेलीग्राम पे शेयर करता हूँ आज के आंसर राइटिंग प्रैक्टिस का. नाउ सी, जो फर्स्ट सोशल मीडिया है वो है स्ट्रेंथनिंग डॉलर, वीकनिंग रूपी, व्हाट द नंबर्स शो. सी, रूपी वीकन हुआ है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट. विद रेस्पेक्ट टू डॉलर, पहले $1 कुछ टाइम पहले 62 रुपीज का था, मतलब 62 रुपीज इक्वल टू $1. अभी $1 हो गया है अराउंड 82 रुपीज. अब सी, तो द आइडिया इज कि वर्ल्ड में डॉलर का शॉर्टेज है. जब भी डिफिकल्ट सिचुएशन आती है, अनसर्टेन इकोनॉमी होती है, तो एवरीबडी ट्राई कि वो सेफ करेंसी की तरफ मूव करे. तो जब भी वर्ल्ड में क्राइसिस आता है, गोल्ड का डिमांड बढ़ जाता है और डॉलर का डिमांड बढ़ जाता है. अब डॉलर का डिमांड बढ़ गया है और सप्लाई है नहीं, सो इस कॉन्टेक्स्ट में जो बाकी करेंसीज हैं वो वीक होने लग जाती है. सो इट इज नॉट अबाउट इंडियन रुपी ओनली नहीं है. जैसे आप कोरिया का वॉन देखो, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड देखो, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, स्वीडिश क्रोना, चाइनीज युआन, फिलीपींस पेसो, साउथ अफ्रीकन रैंड, थाई बहत, मलेशिया का रिंगिट, जापानीज का येन, सिंगापुर का डॉलर और इंडोनेशिया का रुपी या फिर यूरो इटसेल्फ. ये सारी करेंसीज
सारी करेंसीज डेप्रिशिएट हुई है। सो दैट इज वाई जब फाइनेंस मिनिस्टर मैम ने कहा कि इंडियन रुपी एक्चुअली पर से इंडियन इकोनॉमिक पॉलिसीज में फ्लॉज नहीं है, इंडियन इकोनॉमी में इनफैक्ट जो रुपी है उसने एज सच बहुत पुअर परफॉर्म नहीं किया है। एक्चुअली वर्ल्ड में सिचुएशन ही ऐसी बन रही है कि डॉलर के रेस्पेक्ट में, दिस इज नॉट नेशनल, दिस इज इंटरनेशनल लेवल की इकोनॉमिक्स, कि डॉलर के रेस्पेक्ट में सारी करेंसीज डेप्रिशिएट हो रही है। और इनमें भी अगर आप देखो तो रुपी रिलेटिवली बहुत ज्यादा डेप्रिशिएट नहीं हुआ है। ओके, सो दिस वाज द मैसेज एक्चुअली। सो दिस इज इंडियन रुपी जो 2.55% डेप्रिशिएट हुआ है विद रेस्पेक्ट टू डॉलर। This is unity is a strength. Be a part of Pan India celebration of Festival of Unity. Festival of Unity. तो ये Statue of Unity है। तो Statue of Unity में ये सारे कॉन्सर्ट्स होंगे अभी। फॉर एग्जाम्पल म्यूजिक कॉन्सर्ट्स, ह्यूमन यूनिटी चेन, बाइक एंड साइकिल रैलीज, यूनिटी रन, नुक्कड़ नाटक ऑन सरदार पटेल। आप बताओ ये स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ पर है? स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ पर है? प्लेस का नाम बताइए और इस स्टैचू ऑफ यूनिटी की हाइट भी बताइए। व्हाट इज द हाइट ऑफ दिस स्टैचू ऑफ यूनिटी? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आप जानते हैं कोणार्क मंदिर निम्न में से किसे समर्पित है? भगवान विष्णु, सूर्य, शिव या फिर राम? हमने अभी टेम्पल आर्किटेक्चर पढ़ा था, तो दीज कोणार्क के जो टेम्पल्स हैं, लुक एट द ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर, दिस इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन डिड यू नो ये है फर्स्ट इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल उत्तरायण was celebrated in 1989 in गुजरात। 1989 इन गुजरात। इंडिया से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो एक होता है जैसे इक्वेटर है और एक हो गया दिस साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। दिस इज इक्वेटर 0 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ। दिस इज हाउ अर्थ को हमने ऐसे इमेजिनरी लाइन से ड्रॉ कर रखा है। सन का मूवमेंट अपेरेंटली इन दोनों लाइंस के बीच में ही होता है, कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच में। तो दिस इज उत्तरायण, उत्तरायण जब सन टुवर्ड्स नॉर्थ, तो दिस इज काइट फेस्टिवल। Then this is news bites. So Hyderabad is very important. Hyderabad is very important for Charminar and for biryani. So the city of Hyderabad has bagged the prestigious World Green City Award of 2022. Beautiful. Beating Paris, Bogota, Mexico City, Montreal, Fortaleza in Brazil. The city has also won Living Green for Economic Recovery and Inclusive Growth at the International Association of Horticulture Producers 2022. तो Living Green for Economic Recovery and Inclusive Growth, तो ये अच्छी लाइन है, नोट इट डाउन। सो हैदराबाद का एक बार पहले भी न्यूज में आया था, प्रीलिम्स में भी सवाल आया था। When it comes to say greenery etc, Hyderabad is doing good. Hyderabad is the only Indian city that was selected for the World Green City. नाउ दिस इज 15th of October, इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल विमेन है। तो 15 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे रूरल विमेन, ग्रामीण विमेन का यहाँ पे हम सेलिब्रेट करते हैं। आइडिया क्या होता है? हम जेंडर इक्वालिटी लाए, हाईलाइट करें इंपॉर्टेंट रोल प्लेड बाय द विमेन इन रूरल एरिया। तो रूरल एरिया में भी जैसे एग्रीकल्चर हुआ, फार्मिंग हुआ, लाइव स्टॉक हुआ, विमेन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्रूशियल रोल है। दे आर द बैकबोन ऑफ ऑल दीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज, सो दैट इज व्हाई इट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड, ड्यूली रिकॉग्नाइज्ड। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने एस्टैब्लिश किया इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल विमेन दिसंबर 18, 2017 को। थीम क्या है? रूरल विमेन कल्टिवेटिंग गुड फूड फॉर ऑल, गुड फूड फॉर ऑल। तो अगेन बात यह है कि जैसे रूरल डिस्ट्रेस भी होता है तो पॉपुलेशन पुश होती है टुवर्ड्स दिस पोवर्टी। तो दिस डे इज देयर, और इसमें ब्रोकन ग्लोबल फूड सिस्टम एटसेट्रा, इन सब पे वर्क हम कर रहे हैं। सो दिस इज सोशल मीडिया एंड न्यूज बाइट्स। नाउ दिस इज द हिंदू न्यूज़पेपर, दिस इज द हिंदू न्यूज़पेपर दिल्ली एडिशन, दिस इज द इंडियन एक्सप्रेस अगेन दिल्ली एडिशन। तो न्यूज़पेपर में थोड़ा सा हम फॉर्मेट में चेंजेस लाते हैं। दो प्रॉब्लम्स हो रहा है, एक तो न्यूज़पेपर ऐसा दिखाने पे सम ऑब्जेक्शंस आ रहे हैं। सेकंड जो चीज़ है वो है कि न्यूज़पेपर इस फॉर्मेट में काफ़ी कन्वर्जन भी हो रहा है, और एट टाइम्स जैसे कि हम हमेशा बोलते हैं, वी आर नॉट अ न्यूज़ मीडिया, वी आर डूइंग ऑल दिस फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो लेट अस ट्राई टू डू वन थिंग, कि जो हमारा न्यूज़पेपर डिस्कशन है इसको और हम एग्जाम ओरिएंटेड ही बनाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आज मैंने ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में डिटेल में बात किया है, देन हम्पी, खजुराहो, देन वी टॉक्ड अबाउट दिस नफेड, देन कॉन्स्टिट्यूशन, एजुकेशन इनिशिएटिव्स, मैप्स, एंड दिस इज NIIF टेक, डीप टेक।
तो लेट अस ट्राई टू डू दिस थिंग। और एक और चीज करते हैं, लेट अस ट्राई टू हैव दिस न्यूज़पेपर अर्ली इन द मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग। अब अर्ली इन द मॉर्निंग सेम डे न्यूज़पेपर रिकॉर्ड करना एंड देन बनाना डिफिकल्ट होगा। सो व्हाट वी वुड डू कि फॉर्मेट हमारा ऐसे ही होगा, बट न्यूज़पेपर में आप सुबह प्रीमियर करना चालू कर देता हूँ अर्ली मॉर्निंग पे। ओके, तो इससे हमारी जो क्लासेस का साथ क्लैश हो रहा है वो भी नहीं होगा। एंड सेकेंड थिंग, जो एनसीईआरटी और दूसरे इनिशिएटिव स्टार्ट करने उसके लिए भी मुझे थोड़ा टाइम मिलेगा। अदरवाइज ये न्यूज़पेपर सारा टाइम कंज्यूम कर लेता है और फिर अदर थिंग्स आर लैगिंग बिहाइंड। ओके, सो लेट अस ट्राई टू डू दिस फ्रॉम टुमारो। ओके, so this is the first news, this is the front page of the Hindu, एंड यहाँ पर है मिस्टर शी लेज आउट चाइनाज विजन फॉर द डेकेड एट सीपीसी मीट। तो चाइना में अभी जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसमें चुनाव हो रहे हैं। लेट अस सी, मोस्ट प्रोबेबली मिस्टर शी जिनपिंग फिर से दिस प्रीमियर होंगे चाइना के, और फिर वो एक अपना नया विजन देंगे। बिकॉज चाइना के लिए वी आर वेरी अवेयर, देर वॉज अ टाइम जब 1949 में चाइना बना, तो चाइना में देर वॉज अ टाइम कि पहले स्टैंड अप हो, बिकॉज 1949 से पहले थोड़ा डार्क इरा था चाइना का, ह्यूमिलिएशन वाला। सो फर्स्ट प्रायोरिटी वॉज टू स्टैंड अप, जाओ एंड लाई। देन सेकेंड प्रायोरिटी वॉज इकोनॉमिकली साउंड बनो, दिस इज डेंग जियोपिंग इरा। देन जो थर्ड प्रायोरिटी है वो मिस्टर शी जिनपिंग इरा है, और ये चाइना अब अपनी मिलिट्री माइट को एस्टैब्लिश करना चाहता है, और जो वन चाइना पॉलिसी है उसमें भी अपना अथॉरिटी दिखाना चाहता है, और डायरेक्टली अब ये चैलेंज करने वाला है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को। इंडिया के साथ भी बॉर्डर टेंशंस है, प्लस चाइना में जैसे कल हमने पढ़ा था वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी, रिवेंजफुल राइज, दिस इज कॉज ऑफ कंसर्न। तो लेट अस सी अब यहाँ पे क्या आगे डेवलपमेंट होता है। When it comes to इंडिया, तो बॉर्डर इश्यूज तो है ही हमारे चाइना के साथ। सेकेंड प्रॉब्लम है कि ट्रेड डेफिसिट है, बहुत डिस्टॉर्टेड है ट्रेड हमारा। हम सब इंपोर्ट कराते हैं, एक्सपोर्ट के लिए हमारे पास ज्यादा दिस स्कोप नहीं है टू चाइना। सो ट्रेड बैलेंस हमारा अनफेवरेबल हो जाता है, अनफेवरेबल। प्राइवेट प्रोजेक्ट्स गिव इन्वेस्टमेंट बूस्ट इन Q2, तो दिस इज इंपॉर्टेंट कि प्राइवेट सेक्टर भी चिप इन करे, क्राउड इन हो, मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग, इलेक्ट्रिसिटी सर्विसेज, यूटिलिटी, इरिगेशन, ऑल सेक्टर्स में। तो यहाँ पे चिप इन किया है, और ज्यादा जरूरत है प्राइवेट प्रोजेक्ट्स के भी इन्वेस्टमेंट की। सो दिस इज दिस न्यूज। देन MBBS टेक्स्ट बुक्स इन हिंदी रिलीज, तो गवर्नमेंट पुश कर रही है, नॉट ओनली MBBS, इंजीनियरिंग एंड अदर्स, जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं उसको हम पुश करें, तो MBBS टेक्स्ट बुक्स इन हिंदी रिलीज्ड। सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। देन दिस इज एजुकेशन प्लस में जो आज का आर्टिकल है वो है थिंक अबाउट डायलैक्टिकल थिंकिंग क्या होती है। जैसे मैं एक वर्ड आपको हमेशा बताता हूँ, पॉलीमैथ बनना चाहिए। पॉलीमैथ मीन्स यू आर अवेयर ऑफ मल्टीपल फील्ड्स। साइंस है तो टेक्नोलॉजी भी है, ह्यूमैनिटीज भी है, आर्ट भी आता है, एडमिनिस्ट्रेशन भी है। यू शुड बी अवेयर ऑफ मल्टीपल थिंग्स। टुडे थिंकिंग हैज बिकम अ नेसेसरी स्किल इन द जॉब मार्केट। सोचना आना चाहिए और राइट डायरेक्शन में सोचना आना चाहिए। बट इसमें थिंकिंग को हम कैसे एनालाइज करें, इसको हम क्रिएटिव थिंकिंग बोल सकते हैं कि कुछ नीक आउट ऑफ द बॉक्स नया सोचने की क्षमता है। क्रिटिकल थिंकिंग है, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, कोई डिजाइन सोच पा रहे हैं। एनालिटिकल है, लॉजिकल है, स्ट्रैटेजिक थिंकिंग है, होलिस्टिक थिंकिंग है। द आइडिया इज थिंकिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब दो हायर ऑर्डर थिंकिंग भी हो सकती है, एडवांस लेवल की, लोअर ऑर्डर थिंकिंग भी हो सकती है। सो द आइडिया इज थिंकिंग का जो कल्चर है, जैसे पढ़ाते वक्त भी मैं क्या बताता हूँ, देयर इज नो स्पून फीडिंग और देयर इज नो लाइक हमें कोई फौज नहीं बनानी है, कोई आर्मी नहीं बनानी है, हमें इंडिपेंडेंट क्रिटिकली थिंक करने वाले स्टूडेंट्स चाहिए। दिस इज अवर अप्रोच। सो द आइडिया इज, इससे क्या होगा, यू आर नॉट बिकमिंग अ रोबोट, आपके पास इंडिपेंडेंट सोचने की क्षमता होनी चाहिए। तो थिंकिंग इज अ हाईली डिजायर्ड स्किल, इट इल्यूड्स मेनी बिकॉज इट इज हाईली डिमांडिंग अंटिल वन इज हैबिचुएटेड। तो ये हैबिट में लाए। हर्ड मेंटालिटी से मैं आपको हमेशा क्यों बचने को बोलता हूँ, हर्ड मेंटालिटी में थिंकिंग नहीं है। थिंक, देयर इज नो वन साइज फिट्स ऑल सॉल्यूशन। प्रिपरेशन का भी देयर इज नो वन साइज फिट्स ऑल तरीका। तो द आइडिया इज, जो आपकी स्ट्रेंथ पे है, आपकी लाइकिंग पे है, आपको जिसमें कंफर्टेबल लग रहा है वो रास्ता चुनो।
Then there is the inundation by print, social media fact कि thinkers are often misunderstood and condemned. Actually जो नई बात बताता है लोग उसको समझ पाते नहीं है, फिर unnecessary backlash होता है, critic आ जाता है. But the idea is if you have faith in your abilities, कभी back down भी नहीं करना चाहिए, खुद पे भरोसा रखना चाहिए. जब इन्होंने बताया था पहले देयर वाज अ टाइम कि जो सेंटर है वो है दिस अर्थ और सन इसके चारों तरफ घूमता है. फिर आए गैलीलियो, कॉपरनिकस एटसेट्रा. इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा इस सही चीज़ को बताने के लिए बिकॉज द वर्ल्ड वाज नॉट रेडी एट दैट टाइम. सो दिस ऑल्सो हैपन्स. अब इसमें जो बात आती है थिंकिंग में, हमें एक्सट्रीम्स में भी नहीं जाना है कि हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिफाई करते हैं चीज़ों को. दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग. लाइफ में ऐसा नहीं होता कि दिस इज एब्सोल्युटली राइट, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. इनके बीच में कुछ एक सही जगह मिलती है हमें, इनके बीच में. सेम इज विद पीपल. कोई पीपल ऐसा नहीं है कि वो कंप्लीटली राइट है या फिर वो कंप्लीटली रॉन्ग है. कुछ सही है तो कुछ गलत भी है. सो इन टोटलिटी देखना चाहिए. और बीइंग अ यूपीएससी एस्पायरेंट आपको जो वन लोपसाइडेड जजमेंट्स होते हैं उससे बचना चाहिए बिकॉज यू नो द बेसिक, द बिहाइंड स्टोरी. सो यू कैन एनालाइज इट फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू विच इज रिक्वायर्ड. तो राइट मतलब टोटली करेक्ट, रॉन्ग मतलब टोटली रॉन्ग, ऐसा नहीं होता है. ये एक मेटाफर भी है. हैविंग एलिफेंट इन द रूम विद टू ब्लाइंड फोल्डेड पीपल ऑन इट्स ऑपोजिट एंड्स. हर किसी का ट्रुथ अलग होगा यहाँ पे. तो द आइडिया इज ये थिंकिंग इज रिक्वायर्ड बिकॉज बीइंग एन एडमिनिस्ट्रेटर आपको बहुत सारे लोगों से डील करना पड़ेगा. ऑल टाइप ऑफ पर्सन, डिफरेंट इंटेलेक्ट के, डिफरेंट लेवल के, डिफरेंट थॉट प्रोसेस के, डिफरेंट इनिशिएशन के. बट एज एन एडमिनिस्ट्रेटर आपको अपना कूल लूज नहीं करना है और उनसे डील करना है और सबको लीड करते हुए डेस्टिनेशन जो एग्जीक्यूशन प्रोग्राम है वो भी करना है. सो इसके लिए आपकी थिंकिंग इज वेरी मच रिक्वायर्ड. ईच हैट एज अ कलर. जैसे डिफरेंट हैट्स होते हैं, कई बार हमारे इमोशंस हम ओवर पावर कर देते हैं. हम ब्लैक फॉर नेगेटिव, पॉजिटिव्स क्या है, नया आइडिया है या नहीं है, समराइज है या नहीं है, डिसीजन मेकिंग है या नहीं है. तो अलग अलग हेड से हर प्रॉब्लम को सोचने की कोशिश करनी चाहिए. ये 6 थिंकिंग हेड्स है, इनको हमेशा ध्यान रखना है. जैसे कि दोनों पहलू आपको पता होना चाहिए. जैसे ट्रुथ होता है, व्हाट इज ट्रुथ, ट्रुथ क्या है. एलिफेंट है और डार्क रूम है, सब ब्लाइंड पीपल है, सबने अपना ट्रुथ बता दिया. एक्चुअल ट्रुथ कुड बी लॉट डिफरेंट. ये भी हो सकता है आपको पूरी सच्चाई पता ही नहीं है, आपने यूं ही ओपिनियंस बना लिए. देन द इमोशनल टर्मोइल ऑफ सिविलियंस एंड सोल्जर्स, सफरिंग ऑफ बोथ नेशंस एंड द वर्ल्ड एट लार्ज, पॉजिटिव इफ एनी ऑफ द टू कंट्रीज एंड ग्लोबली. एंड इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, स्टैंड पॉइंट क्या होगा, अलग अलग एंगल से सोचना है. तो वर्ल्ड अभी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट फेज पे है, चाहे वो मिलिट्री देखें, पॉलिटिकली देखें, इकोनॉमिकली देखें, डिसीज वाइज, एनवायरनमेंट वाइज. वी नीड टू थिंक बट डायलैक्टिकली, सोचना आना चाहिए. Then this is questionable urgency, and this is fuel to the fire, UK. और यहाँ पे बात है फूड डे एज अ रिमाइंडर टू लीव नो वन बिहाइंड. सी इसमें प्राइमरली जो बात है वो है कि अभी जैसे ग्लोबल हंगर इंडेक्स का भी न्यूज़ आया ग्लोबल हंगर इंडेक्स का. इसमें इंडिया की रैंकिंग अच्छी नहीं आई. ऑल्दो गवर्नमेंट ने इन पैरामीटर्स को ही फ्लॉड बता दिया है, हम उस एंगल में नहीं जाएंगे. लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड ये ग्लोबल हंगर क्या है और अगर थोड़ी भी चैलेंजेस हैं तो इसको और कैसे ओवरकम किया जा सकता है. हमारी रैंक 107 है, चलो ये 80 आती, 50 आती, तब भी रैंक इज नॉट दैट गुड. सो देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप टू इम्प्रूव. हमें उस डायरेक्शन में सोचना चाहिए. तो इंडिया की रैंक है और ग्लोबल हंगर इंडेक्स में है और इसको वर्ल्ड वाइड एंड दिस इन्होंने यहाँ पे लॉन्च किया है. इंडेक्स है. इंडेक्स क्या होता है, एक क्वांटिफाई किया है डिफरेंट पैरामीटर्स को और एक पैरेलल्स ड्रॉ किया है, रैंकिंग ड्रॉ किया है. 101 इंडिया की पहले थी. अब देखो द आइडिया इज वर्ल्ड जो है वो टेकल कर रहा है पॉवर्टी और वर्ल्ड में जो पुअरेस्ट कंट्री है वहाँ एक बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि फूड सिक्योरिटी नहीं है. तो ये एक जर्मनी की एजेंसी है, इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल रिलीजन एटसेट्रा, इन्होंने ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स बनाया. अब देखो प्रॉब्लम क्या है, प्रोग्रेस अगेंस्ट हंगर हैज लार्जली स्टैग्नेटेड इन रिसेंट ईयर. जब हम एसडीजी की बात करते हैं तो उसमें भी ग्लोबल हंगर इंडेक्स, हंगर, पॉवर्टी, ये सब है. बताइए हंगर किस एसडीजी में लिखा हुआ है. तो द पॉइंट इज ओवरऑल जिस स्पीड से हंगर को दूर करना चाहिए वो वर्ल्ड लेवल पे अभी स्टैग्नेंट हो गया है और मॉडरेट है, स्लाइट इंप्रूवमेंट है, नंबर्स में नहीं जाना है. थीम ये है कि जिस नेसेसरी प्रोग्रेस चाहिए वो नहीं हुआ है.
अब इंडिया ऑन द इंडेक्स क्या है, सीरियस कैटेगरी में है हमारे यहाँ। दिस अगर हमारे नेबर्स भी देखें तो उनका रैंक थोड़ा बेटर आया है। अंडर नरिशमेंट है इंडिया में, अंडर नरिशमेंट है। देन जरूरी है कि हम चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड मोर्टेलिटी जैसी चीजों को भी हम करेक्ट आउट करें यहाँ पे। ओके, अब देखो ये हमारे काम का है कि रीजंस फॉर द फॉल आउट ग्लोबली क्या है। रीजन क्या है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स हो रहा है। सबसे नंबर 1 रीजन है कॉन्फ्लिक्ट, जैसे कि यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। क्लाइमेट चेंज इज अनदर रीजन, फूड का शॉर्टेज हो रहा है, क्रॉप लॉसेज हो रहा है, आउटपुट कम हो रहा है, क्लाइमेट चेंज। देन डिजास्टर्स भी आ रहे हैं, जैसे पाकिस्तान में अभी फ्लड्स आ गए तो उससे अगेन हंगर की प्रॉब्लम डिफिकल्ट हो गई। इकोनॉमिक फॉल आउट है कोविड-19 पैंडेमिक का, और डिफरेंट टाइप ऑफ वॉर्स हो सकते हैं। कॉन्फ्लिक्ट में जैसे पहले ट्रेड वॉर भी चल रहा था, ट्रेड वॉर चाइना एंड यूएसए के बीच में। सो बिकॉज ऑफ दीज अनसर्टेनिटीज एंड कॉन्फ्लिक्ट्स हंगर एग्जर्बेट हुआ है। जब भी वर्ल्ड में ट्रबल होता है तो ये देखने में आया है विमेन सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होती है और बच्चे सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होते हैं। तो दिस इज हंगर। अब इंडिया रिड्यूस करने के लिए क्या इनिशिएटिव्स लेता है हंगर के? पहला है ईट राइट इंडिया मूवमेंट, दूसरा है पोषण अभियान सितंबर मंथ, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना, फूड फोर्टिफिकेशन, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 और अभी प्रधानमंत्री ग्रामीण कल्याण अन्न योजना, मिशन इंद्रधनुष है, वैक्सीनेशन, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज स्कीम भी है। सो व्हाट आर दीज आर इनिशिएटिव्स जो हंगर को कम करने के लिए हमने लिया। जीएचआई जो होता है कैलकुलेट होता है 100 पॉइंट बेसिस पे। 0 मतलब बेस्ट स्कोर है, नो हंगर। स्कोर जितना ज्यादा आएगा मतलब हंगर इज देयर। अब इसको इंडिकेट कैसे करते हैं, हंगर को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो 1/3 वेटेज होता है अंडर नरिशमेंट इनएडिक्वेट फूड सप्लाई का, 1/3 वेटेज होता है चाइल्ड अंडर न्यूट्रिशन का, 1/6 होता है स्टंटिंग हाइट, 1/6 होता है वेस्टिंग वेट, और अंडर 5 चाइल्ड मोर्टेलिटी भी होता है 1/3। तो ये है, दिस इज 1 2 3 एंड 4। ओके, तो ये 1/3 हो गया, 1/6 1/6 1/3 हो गया, और ये 1/3 है, तो टोटल इज इक्वल टू 1। तो चाइल्ड अंडर न्यूट्रिशन, स्टंटिंग, वेस्टिंग एंड मोर्टेलिटी, ये इंडिकेटर्स हैं दिस हंगर को निकालने के। चाइल्ड मोर्टेलिटी क्या होती है? मोर्टेलिटी का मतलब है कि जो बच्चा है डाइंग बिटवीन बर्थ एंड एग्जैक्टली 5 ईयर, 5 साल से कम उम्र में अगर डेथ हो रहा है तो दैट इज चाइल्ड मोर्टेलिटी पर 1000 लाइव बर्थ पे। स्टंटिंग क्या होता है? दिस इज लो हाइट फॉर एज, हाइट फॉर एज ये रिजल्ट होता है बिकॉज ऑफ क्रोनिक या अंडर न्यूट्रिशन है तो हाइट नहीं बढ़ पाती। अंडर नरिशमेंट क्या होता है? दिस इज प्रपोर्शन ऑफ पॉल्यूशन फेसिंग क्रोनिक डेफिशिएंसी ऑफ डाइटरी एनर्जी इनटेक, पर्याप्त खाना नहीं मिल रहा है और जो खाना मिल रहा है वो न्यूट्रिशियस भी नहीं है, सो दिस इज अंडर नरिशमेंट। चाइल्ड वेस्टिंग क्या होता है कि वेट कम है, लो फॉर देयर हाइट। So these are important definitions: mortality, stunting, nourishment and child wasting. This is indicator, और ये है ग्लोबल हंगर इंडेक्स। इसमें इंडिया का रैंक आया है। अब इसमें हमें बहुत ज़्यादा ड्वेल नहीं करना है, बहुत ज़्यादा ये ड्वेल नहीं करना है कि ये गवर्नमेंट ने बोला कि प्रॉब्लम्स हैं, डिफिकल्टीज है, दिस इज देयर, बट पॉइंट इज इवन हमारी रैंक 50 भी होती, 40 भी होती, 1 तो नहीं थी, दैट इज देयर इज अ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। वी शुड फोकस ऑन दैट स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। बाकी बेटर प्रोडक्शन बनाए हम, फूड का प्रोडक्शन सफिशिएंट करें, वेराइटी लाए, जैसे अभी मिलेट्स ईयर बना दिया हमने, मिलेट्स को हम एनकरेज करें बिकॉज मिलेट्स सुपर फूड है। देन बेटर एनवायरनमेंट दें, जैसे मिड डे मील स्कीम स्कूल कॉलेजेस में, बेटर लाइफ उनको दें सो दैट वो फुल पोटेंशियल अपना रियलाइज कर पाए। दिस इज बिगर पिक्चर ऑफ इंटरमीडिएशन फाइनेंशियल क्राइसिस। वर्ल्ड में अभी डिफिकल्टी चल रहा है, रेड फ्लैग्स दिख रहे हैं, डार्क क्लाउड्स दिख रहे हैं, रेसेशनरी टेंडेंसी 2023 में। लेट अस सी, देयर इज अ गुड चांस बिकॉज इंडिया एक ब्राइट स्पॉट भी है, इंडिया में शायद ये नहीं आएगी रेसेशन टेंडेंसी। लेट अस सी। ओल्ड पेंशन स्कीम, जो एज ओल्ड रिलेटेड डिफिकल्टीज आती है तो एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी जरूरी, जैसे आप लोग अभी यूपीएससी एग्जाम, देन दिस क्लास 1 यूपीएससी सर्विसेज एटसेट्रा, आपको पता है आपकी पेंशन नहीं है, 2004 से पेंशन खत्म हो गई है। जिस दिन आप रिटायर होंगे उसके बाद दिस आफ्टर 60 देयर इज नो पेंशन। अंडरस्टैंडिंग द ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ये अभी हमने देखा दिस आर्टिकल में। देन सुप्रीम कोर्ट की कोलेजियम पे बात है। कोलेजियम हमने काफी बार पढ़ा है, अभी कल परसों ही संडे को देखा था। कोलेजियम में क्या होता है? कोलेजियम में होता है फर्स्ट जज केस, सेकंड जज केस, थर्ड जज केस।
जजेस का अपॉइंटमेंट करना है, ट्रांसफर करना है, तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। दिस सुप्रीम कोर्ट एक्चुअली नेम रिकमेंड करेगा और फिर उनका गवर्नमेंट अप्रूवल देगी और फिर प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट करेंगे। तो ये जो अप्रूवल है, दिस इज नॉट अबाउट सोल क्राइटेरिया ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। एक्चुअली ये जो रिकमेंडेशन है ये CJI प्लस 4 चीफ सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं, ये मिलके बनाते हैं कोलेजियम। CJI प्लस 4 जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये बनाते हैं कोलेजियम, और कोलेजियम रिकमेंड करती है किसको कहाँ अपॉइंट करना है, ट्रांसफर करना है, एटसेट्रा। बात ये आती है कि इनके वर्क में एट टाइम्स ट्रांसपेरेंसी नहीं होती, तो सवाल उठते हैं। सेकंड, जब प्रेसिडेंट को कोई एडवाइस आया वाया दिस गवर्नमेंट ने अप्रूव किया, तो क्या वो कॉन्करेंस होगा या कंसल्टेशन होगा? कॉन्करेंस मतलब उसको हाँ बोलना पड़ेगा, कंसल्टेशन बस उनसे पूछा गया है कि किसको अपॉइंट करना है। तो द आइडिया इज यहाँ पे कॉन्करेंस था, और बात ये थी कि कोलेजियम जो नाम रिकमेंड कर रहा है उसको फिर फाइनल अप्रूवल देना है एंड दिस पोस्ट मिलनी चाहिए। द शेप ऑफ इलॉन मस्क वर्सेस ट्विटर स्टोरी, हाउ द सागा अनफोल्डेड। इसमें भी लेयर आफ्टर लेयर आफ्टर लेयर आफ्टर लेयर, सो मेनी लेयर्स है इसमें। लेट अस नॉट बॉदर ये जो पूरा ट्विटर को बाय एंड परचेज करना। एक्चुअली कई बार ये भी चार्जेस लगते हैं, दिस इज नथिंग बट स्टॉक मैनिपुलेशन एटसेट्रा। लेट अस सी, ही इज टेकिंग मी साइट सीइंग टुमारो। सो यहाँ पर दिस इंग्लिश है ना, कुल दे सैक, दिस इज डल नल जैसे इसको प्रोनाउंस करते हैं, एंड दिस इज सैक जैसे कि सैक बुरा। सो दिस इज स्ट्रेस, इसका मतलब होता है एक्सप्रेशन मोस्टली यूज टू रेफर टू अ स्ट्रीट दैट इज क्लोज्ड एट वन एंड। आप किसी जॉब में हो, एम्प्लॉयमेंट में हो, कोई करियर प्रोस्पेक्ट दिख नहीं रहा है, ग्रोथ नहीं दिख रहा है, तो आप ये फ्रेंच एक्सप्रेशन भी यूज कर सकते हैं। देन इसके बाद द चिल्ड्रन विल बी गोइंग फॉर साइट सीइंग टुमारो, साइट सीइंग, ओके। तो व्हेन वी गो फॉर अ वैकेशन वी ऑफन हियर पीपल सेइंग दैट दे आर गोइंग फॉर साइट सीइंग, ओके। मतलब आप कहीं नई जगह जा रहे हो तो वहां पे आप नए प्लेसेस एटसेट्रा को देखोगे। दे वुड कंटेंट दैट वन जनरली गोज साइट सीइंग नॉट गोज फॉर साइट सीइंग। तो यहाँ फॉर वर्ड नहीं आएगा, दिस इज इनकरेक्ट। वी विल से द चिल्ड्रन विल बी गोइंग साइट सीइंग टुमारो। So this is goes sightseeing. For is not used before sightseeing. You can take someone sightseeing. Take someone for sightseeing नहीं होगा, तो for use नहीं होता है. This is English. Then this is zocolatophobia. इसको pronounce same किया जाता है जैसे को. In other words, X is the first syllable and C is the second. So this pronounced as K in kiss, kill and kid. So the first two syllables sound like the word cocoa. और थर्ड वर्ड जो ला इज प्रोनाउंस्ड एज ले, एंड वाइल ए इन द फॉलोइंग सिलेबस लाइक द चाइना। तो इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं? इसको प्रोनाउंस करते हैं कोकोलेटेफोबिया, ओके। इंग्लिश इज वियर्ड, ऑलराइट। सो दिस इज दैट। देन दिस इज अब इधर भी दिस साइलेंट होता है, इम्ब्रोलियो बोलते हैं इसे, इम्ब्रोलियो का मतलब क्या होता है? इंट्रिकेट एंड कंफ्यूजिंग इंटरपर्सनल और पॉलिटिकल सिचुएशन। एम्ब्रॉयलमेंट है, द बजट एम्ब्रोलियो सीम्स टू बी एस्केलेटिंग। इंग्लिश इज वेरी फनी, दैट इज वाई अक्सर डिमांड ये आती है कि जो नेटिव होते हैं, जैसे हम बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, जैसे प्लमर होता है, बी नहीं होता, थम होता है, बी नहीं होता, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो साइलेंट होते हैं एट टाइम्स एटसेट्रा, बट हम डे टू डे में उसको ऐसी नॉर्मल यूज कर लेते हैं, दैट इज ऑल्सो ओके। तो द आइडिया इज इस चीज को भी प्रोनाउंसिएशन एटसेट्रा भी वी शुड अंडरस्टैंड। और इसीलिए जो हम बात कर रहे हैं वर्नाक्यूलर का, वर्नाक्यूलर में क्या होता है? लेट मी टेल यू वन थिंग। एक्चुअली क्या होता है, ये जो चीजें होती है ना, ये जो बहुत बारीकियां हैं इंग्लिश की, हमारे यहाँ अभी भी ये माइंडसेट है, ब्रिटिशर्स चले गए बट ये माइंडसेट है कि इफ समबडी इज स्पीकिंग फ्लुएंट इंग्लिश, वेरी शशि थरूरियन इंग्लिश एटसेट्रा, वी स्टार्ट, जो भी बोला जा रहा है उसके बजाय हम इंग्लिश में ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं कंटेंट के बजाय, और ये हमारा एक परसेप्शन बन जाता है। स्पेशली आई सी सम स्टूडेंट्स, बहुत सारे जो हिंदी मीडियम के हैं, वो थोड़ा कॉन्फिडेंस कम फील करने लग जाते हैं और फिर वो इंटरेक्ट भी नहीं करते वैसे जैसे उन्हें करना चाहिए। ये मेन प्रॉब्लम है जिसके कारण हम वर्नाक्युलर और हिंदी और अदर लैंग्वेजेस में हम बात कर रहे हैं। मैं जब लाइव क्लास लेता हूं तो आई सी सो मेनी स्टूडेंट्स, उनके बहुत अच्छे वैलिड पॉइंट्स होते हैं, आउटस्टैंडिंग थॉट प्रोसेस होता है उनका, बट वो खुद को रोक लेते हैं क्योंकि उनको लगता है दे आर नॉट दैट गुड इन इंग्लिश, तो वो फिर कॉन्शियस हो जाते हैं और फिर उनका परफॉर्मेंस नहीं आ पाता।
इसी डर को हटाना है हमें। इट्स ऑल राइट, जैसा आता है बोलो, इट्स ऑल राइट, ओके। और इस लैंग्वेज के ऊपर ऐसा कॉम्प्लेक्स नहीं लाओ, कॉम्प्लेक्स नहीं लाओ। लैंग्वेज इज लैंग्वेज, माध्यम होता है लैंग्वेज। दिस इज नॉट अ सर्टिफिकेट की दिस इज गुड दिस इज बैड, ओके। जो कंटेंट होता है वो बताता है व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड। सो ओके, सो ओवरली जो हमारा दिस कॉलोनियल माइंडसेट है, इससे भी हमें आगे बढ़ना चाहिए। और इसीलिए ये ऐसे कोर्सेज गवर्नमेंट लाने की कोशिश कर रही है, ताकि जो एक्सपोजर नहीं है, जो फैमिलियर नहीं है इंग्लिश या फिर दूसरे सर्टेन चीजों से, वो भी अपना फुल पोटेंशियल अचीव कर पाए। सो दैट इज वाई गवर्नमेंट इस कॉन्टेक्स्ट से इन चीजों को ला रही है। बी कॉन्फिडेंट। रशिया ज्वाइंस रेस टू सप्लाई लाइट बैटल टैंक्स टू इंडियन आर्मी। तो रशिया यहाँ पर ऐसे आर्मी को लाइट बैटल्स देगी। एक्चुअली इंडिया को रिक्वायर्ड है, तो टेंडर फ्लोट होने वाला है और दिस रशियन दिस यहाँ पर सप्लाई करने का ट्राई करेंगे। तमिलनाडु रेजेस कंसर्न चाइनीज ट्रूप्स श्रीलंका में है, डिफिकल्टी। देन दिस इज टाइगर, जो भोपाल इंस्टीट्यूट आया था, कॉट आफ्टर। अब ये भी एक प्रॉब्लम है। द प्रॉब्लम इज ह्यूमन एंड एनिमल कॉन्फ्लिक्ट इज ऑन राइज। इंडिया की कोल माइंस आर सीवियरली अंडर यूटिलाइज्ड अमिड पुश फॉर न्यू वंस। कोल माइंस का फुल दिस पोटेंशियल अचीव नहीं हो रहा है। माइनिंग भी दो टाइप की होती है, एक होती है ओपन कास्ट और दूसरी होती है अंडरग्राउंड। इंडिया का पोटेंशियल इतना है, बिलियन एफडीआई, एंड दिस इज मे नॉट पिक फ्रेश स्टॉक ऑफ कोविड-19। जो पीएलए ऑफिसर पार्ट था गलवान क्लैश का फ्रॉम चाइनीज साइड, उसको अभी चाइना में काफी ग्लोरीफाई किया जा रहा है, एक्नॉलेज किया जा रहा है। दिस टेल्स कि चाइना का पोजीशन कैसे चेंज हो रहा है। वी शुड बी वेरी केयरफुल। देन दिस इज नो गवर्नमेंट कैन कंट्रोल द मार्केट। यूके में भी डिफिकल्टी है, एंड दिस इज स्पोर्ट्स। Coming to the Indian Express, C. Mr. Shi calls for faster growth of PLA, says next 5 years are crucial. Rupees performing better than others, not sliding, dollar strengthening, सीतारमन मैम ने कहा। अब ये है G20 का कल्चरल ट्रैक। तो इट इज लाइक कि ये आइडेंटिफाई करके कुछ जो साइट्स है, यूनेस्को साइट्स, उनको एनकरेज किया जा रहा है फॉर दिस कल्चर एटसेट्रा टूरिज्म। तो कल्चरल ट्रैक में इंडिया के कुछ हैं की मीटिंग्स ने फोकस किया इंडिया के साइट्स, जैसे खजुराहो, भुवनेश्वर, हम्पी, आगरा, इनको आइडेंटिफाई किया G20 कल्चरल ट्रैक में। तो ये प्राइमरली वेल नोन मॉन्यूमेंट्स हैं, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। ताजमहल, आगरा फोर्ट, हिंदू एंड जैन टेम्पल ऑफ खजुराहो, कोणार्क सन टेम्पल भुवनेश्वर के पास है, हम्पी कर्नाटका में है। तो इनको आइडेंटिफाई करने की बात है। गवर्नमेंट ने भी यहाँ पे बताया समिट होगा, इंटरनेशनल एग्जीबिशन होगा प्रगति मैदान में, कंस्ट्रक्शन यहाँ पर स्टार्ट। ओके, सो दिस इज द फ्रंट पेज। देन जम्मू एंड कश्मीर चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट दिस नेशन वाइड ड्राइव स्टार्ट हो रही है, और ये ड्राइव हो रही है बाय नोबेल पीस लॉरेट मिस्टर कैलाश सत्यार्थी। तो दिस इज अगेन, अभी कोर्ट ने भी 21 ईयर कर दिया है चाइल्ड मैरिज का। दिस जो मैरिज का एज है बहुत मेन एंड विमेन, ये 21 है, 18 नहीं है, 21 है। Then India not only open to business but also focus on working with Egypt। तो इजिप्ट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पार्टनर इंडिया का। अभी जब वीट और दिस ग्रेन एक्सपोर्ट का था, इजिप्ट में हमने इंडियन वीट को एक्सपोर्ट किया था, वीट। तो मिस्टर जयशंकर साहब हैं, इन्होंने मुलाकात किया प्रेसिडेंट अब्दुल फतह अल सीसी ऑन संडे। इजिप्ट इज स्ट्रैटेजिकली ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। फर्टिलाइजर्स, एजुकेशन, रिन्यूएबल एनर्जी, रिटेल, फार्मा, सर्विस इंडस्ट्री, इजिप्ट इज इंपॉर्टेंट। देन दिस इज ग्रेन ऑफ ट्रुथ, अनसीजनल रेन से स्टॉक्स में प्रॉब्लम होता है। ओवरऑल मॉनसून इज गुड बट स्पेटियल एंड टेम्पोरल पैटर्न चेंज हो रहा है। देन दिस इज मिस्टर शी मार्क्स ईरान दिस क्लैशेस, ग्रीस में भी दिस प्रोटेस्ट। ओके, देन मीट एंड मिल्क फ्रॉम प्लांट्स, इसको मैं एक अलग से पूरा डिटेल में कल बताऊंगा। इसमें क्या है कि जैसे कल भी ये न्यूज हमने देखा था, पोल्ट्री हुआ या फिर से एनिमल रियरिंग हुआ, तो यहाँ जो हम मीट या फिर एनिमल प्रोडक्ट जो ऑब्टेन करते हैं, उसके लिए हमें लाइव स्टॉक रखना पड़ता है, और ये लाइव स्टॉक के कारण मीथेन गैस एमिशन, ग्रीन हाउस गैसेस, कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाती है। सो why not we can have this lab grown artificial meat, even dairy products भी। तो plant based meat and dairy product का अभी डिमांड बढ़ रहा है।
Then this is startup funding, September quarter hit 2-year low and this is sports. Okay, अब ये कुछ और टॉपिक्स है, इनको मैं अलग से बताता हूँ। जैसे कि एक टॉपिक है इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस का, दिस इज ICA। तो ये क्या है, कोऑपरेटिव क्या होता है? कोऑपरेटिव को, जैसे कोऑपरेटिव अभी काफी न्यूज में है, इससे कलेक्टिव बार्गेनिंग स्ट्रेंथ आ जाती है, कलेक्टिव स्ट्रेंथ आ जाती है, इकोनॉमिकली भी दिस इज रियली गुड। ऑटोनोमस एसोसिएशन है, ऑटोनोमस मतलब वो खुद ही अपने डिसीजन ले सकती है, ऑटोनोमस है। ऑटोनोमस एसोसिएशन ऑफ पर्संस यूनाइटेड वॉलंटरी, लाइक माइंडेड पीपल है, यूनाइटेड वॉलंटरी टू मीट देयर कॉमन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल नीड्स, एस्पायरेशन थ्रू अ जॉइंटली ओन्ड एंड डेमोक्रेटिकली कंट्रोल्ड एंटरप्राइज। तो बहुत सारे लाइक माइंडेड लोग आए, उन्होंने मिलके डेमोक्रेटिकली ऑपरेटेड कंट्रोल्ड एक एंटरप्राइज बना दिया, एक कंपनी बना दिया, तो वो कहलाएगा कोऑपरेटिव। जैसे कि एक है नफेड, नफेड क्या है? नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन, दिस इज नफेड। एक है इफको, दिस इज फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, और अमूल का एग्जांपल तो हमें पता ही है। तो ये क्या है? कोऑपरेटिव्स है। कॉन्स्टिट्यूशन में कोऑपरेटिव्स का बड़े अच्छे से मेंशन किया है, जैसे 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011 ने दिस पार्ट 9B ऐड किया। इसमें कोऑपरेटिव वर्ड है यूनियन एंड एसोसिएशन, आर्टिकल 19(1)(c) में 19 आर्टिकल में ये लिखा है राइट टू प्रोफेशन है। तो प्रोफेशन इन द सेंस आप कोऑपरेटिव भी एज अ प्रोफेशन चूज कर सकते हैं। तो दिस इज पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स। सारे सिटीजन्स को अधिकार है कोऑपरेटिव्स बनाने का। 43B में DPSP है, रिगार्डिंग प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो 43B में ये भी लिखा है कि गवर्नमेंट दिस कोऑपरेटिव्स को एनकरेज करेगी। तो DPSP में भी है, फंडामेंटल राइट में भी है, सो कोऑपरेटिव्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब जैसे एजुकेशन की बात की हमने, एजुकेशन जरूरी है, वर्नाक्यूलर भी जरूरी है एजुकेशन। इसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं। पहला इनिशिएटिव है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनकरेज कर रही है होलिस्टिक, फ्लेक्सिबल, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, पॉलीमैथ। और जो एजुकेशन है उसमें इक्वालिटी, एक्सेस, क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए, और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को दिस फ्यूल करेगा। एक PM श्री स्कीम है, इसमें 14,500 स्कूलों को इंक्लूड किया गया है, और नेप के अंदर ही रहेगी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर ही रहेगी, और इनको उत्कृष्ट एग्जाम्पलर स्कूल्स बनाया जाएगा। ये जो स्कूल्स होंगे फिर बाकी दूसरे स्कूल्स को ये मेंटोरशिप भी करेंगे, उनको गाइड करेंगे। तो दिस इज PM श्री। PM ई विद्या, ई है मतलब ऑनलाइन, तो दिस इज ई विद्या 2020 में लॉन्च हुआ था। डिजिटल ऑनलाइन एयर एजुकेशन जो है, मल्टी मॉडल एजुकेशन है, वो प्रोवाइड करना है। तो दिस इज प्राइम मिनिस्टर ई विद्या। बाकी ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स भी होते हैं, जैसे दीक्षा, स्वयं, मूक्स, वर्चुअल लैब, पाठशाला, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, ये सब ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हैं। एंड जो नेक्स्ट है वो है अरुणाचल। अरुणाचल बहुत फेवरेट है एग्जाम्स का, UPSC का। यहाँ कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, जैसे पक्के, इसको पखुई भी बोलते हैं, पक्के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मॉलिंग नेशनल पार्क, कामलांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ईटानगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो दिस इज अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश के ये सारे देखो ये नाम है, मॉलिंग, नामधापा ना, दिबांग, ईगल नेस्ट, ईटानगर, कामलांग, केन, मेहो, पखुई, सेसा, ताले एंड योडी राबे, दिस नेशनल दिस सेंचुरीज, दिस प्रोटेक्टेड एरिया। तो इनके नाम हमें याद होना चाहिए, अरुणाचल इज इंपॉर्टेंट। अब कल हमने पढ़ा था एक टॉपिक डीप टेक पे, डीप टेक क्या था? जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, नेक्स्ट जनरेशन चीजें, जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब का एक स्पीच भी अभी वायरल हो रहा है, जिसमें वो बोल रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा एनालिटिक्स, क्वांटम कंप्यूटिंग, 5G एटसेट्रा एटसेट्रा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स एटसेट्रा। सो द आइडिया इज इन चीजों पे हमें स्ट्रेंथ बना के रखना है। NIAF क्या होती है? ये नेशनल इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, गवर्नमेंट बैक्ड है, कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर को ये टेकल करता है। इंडियन गवर्नमेंट का इसमें 49% स्टेक है, बाकी रेस्ट फॉरेन और डोमेस्टिक ने हेल्ड किया है। तो दिस इज द फंड NIIF, नेशनल इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड।
ये काइंड ऑफ क्वाजी सोवरेन वेल्थ फंड है, हमारा फंड है। क्वाजी इसलिए बोला है बिकॉज गवर्नमेंट का 49% स्टेक ही है। कैटेगरी 2 ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड में इसको इंक्लूड किया जा सकता है। इसमें अलग अलग फंड्स हैं जो टारगेटेड रहेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए। सो दैट इज वाई नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड। अब सी प्रेजेंट टेक्नोलॉजी बैटल ग्राउंड्स क्या है, आने वाला दौर किसका होने वाला है? सेमीकंडक्टर, 5G, बायोलॉजी, ऑटोनॉमी, ये 4 बड़े पिलर्स होने वाले हैं टेक्नोलॉजी। वल्नरेबिलिटी क्या होगी? मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट होगा, हेल्थ इमरजेंसीज, कोविड-19, नेचुरल डिजास्टर्स भी आ सकते हैं। सो द आइडिया इज कि ये जो टेक्नोलॉजीज है ये डुअल यूजेज है। आपको वो डिजास्टर से फाइट करने के लिए है, आपको वो उससे मैपिंग, ट्रांसपोर्टेशन एटसेट्रा के लिए, जैसे जीपीएस। बट जीपीएस साइमल्टेनियसली एक वॉर के टाइम पर कोऑर्डिनेट्स एटसेट्रा फाइंड करने के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो दिस इज डुअल यूज। तो डुअल यूज ऑफ डीप टेक्नोलॉजी। तो दैट इज वाई कि हमें इंडिया को बहुत ज्यादा डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए कि हम गूगल मैप्स पे डिपेंडेंट है, जीपीएस पे डिपेंडेंट है, नेविगेशन पे डिपेंडेंट है। वी शुड हैव आवर ओन ऑल्टरनेटिव्स। फंडिंग इसमें जरूरत होती है बिकॉज इनका गेस्टेशन पीरियड ज्यादा होता है। सो वी नीड फंडिंग। और जिस स्केल में शुरुआत में बहुत खर्चा होता है तो वी नीड अ सपोर्ट। अलाउज स्टार्टअप टू इमर्ज एज अ ब्रिज। स्टार्टअप एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। जैसे यूएस, इजराइल, नेटो कंट्रीज हैं, ये बहुत ज्यादा फंडिंग डाल रही है इस नेक्स्ट स्टेज टेक्नोलॉजीज में। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को आगे बढ़ाएं। फंडिंग जो है वो डिफरेंट एजेंसीज के थ्रू भी कर सकते हैं, जैसे इसरो भी कर रहा है, डीआरडीओ भी कर रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कर रही है, प्राइवेट सेक्टर भी कर रहा है। वी नीड टू पुश पंप मोर मनी। देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चेंजिंग विद द लॉन्च ऑफ सेमीकंडक्टर मिशन हो रहा है, हाइडेक्स, डिफेंस एक्सरसाइज, टीडीएफ स्कीम्स। सो गवर्नमेंट वर्क कर रही है इन टेक्नोलॉजीज पे अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड करने के लिए। फॉर एग्जांपल अभी जैसे फॉक्सकॉन एंड ऑल सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, और जो बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स हैं जैसे एप्पल, सैमसंग एटसेट्रा भी वो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं मोबाइल्स की। 5G जो है वो हमारा बहुत कुछ डोमेस्टिक है, दैट इज नॉट इम्पोर्टेड, गुड थिंग। द आइडिया इज इसमें हम CSR बजट्स को भी रूट करें, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दिस डीप टेक को उसमें इंक्लूड करें। फॉर एग्जांपल TCS है, इन्फोसिस है, IT कंपनीज है, ये अपना अच्छा खासा CSR जो नेक्स्ट जनरेशन ये जो चीजें आ रही है कंप्यूटिंग, डेटा एनालिसिस एटसेट्रा, इसमें रीरूट करे। इससे इन कंपनीज को भी बेनिफिट मिलेगा। कॉरपोरेशन को इंसेंटिवाइज करें, स्ट्रैटेजिक टेक स्टार्टअप्स बनाएं। जो हाई नेटवर्थ है उनको टैक्स इंसेंटिव्स दें, शॉर्ट टर्म रिटर्न्स दें, टैक्सेस में उनको बेनिफिट दें। द आइडिया इज वी नीड टू फैसिलिटेट दिस सेक्टर। वर्ल्ड क्लास डीप टेक्नोलॉजी इज रिक्वायर्ड। इनोवेटर्स हमें चाहिए, CSR को लेके आए, कमर्शियलाइज करें, इन्वेस्टेबल कंपनीज बनाए और आत्मनिर्भर बने। हमारे पास भी गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इन सब का एक जवाब होना चाहिए। Okay, so this is deep technology. All right. So this is today's newspaper. Answer writing of yesterday जो था उसको हम कल डिस्कस करते हैं। Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.